चलो अब कैमरे में देख लेना फिर आइंदा, अभी उनको को कैमरे में चेक कर लें किसने एसी को। अच्छा, पेज नंबर अदर सोर्स में आए, इधर आगे आ जाए, थर्ड रो में, सेकंड रो में। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टूडेंट की और जगह बना दें, एक स्टूडेंट की एहतियातन और बना दें। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिचुएशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की प्रोविजन के तहत ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2000, ये क्या वजह लेट आने की? पहले मुझे लेट आने की वजह बताएं फिर बैठे, ऐसे नहीं बैठना, जल्दी बोलें। क्या पता नहीं चला, टाइम हो गया है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अच्छा, तो ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2020, भाई ये दरवाजा बंद कर दिया करो, अब यही हाल है, क्लास करें इनके लिए सीटें बनवाएं। ड्यूरिंग 2020 सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट, सादिक ने एक फ्लैट रिसीव किया है एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे, फ्रॉम हिज फ्रेंड मुमताज अलवी। ये हाइब्रिड में फर्स्ट रो तकरीबन खाली होती है, ये हाइब्रिड में चले जाया करें, लेट आने वाले प्लीज इधर ना आया करें। ड्यूरिंग द ईयर 2020 सादिक रिसीव्ड अ फ्लैट एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड मुमताज अलवी। द फ्लैट वाज लोकेटेड इन पोश एरिया ऑफ लाहौर एंड इट्स फेयर, खामोश खामोश, एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वॉज 4.5 मिलियन, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू गिफ्ट की थी 4.5 मिलियन। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लैट रिसीव्ड बाय सादिक। आप बताएं जी। जी भाई बोलो, कॉपीज होगी? हाँ, सबके लिए करवा लो, प्राइवेट पब्लिक कंपनी डेफिनेशन। तो आपने टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है इसकी। तो मोहतरम, दैट्स वेरी सिंपल कि फ्लैट जो है वो गिफ्ट है। क्या ये गिफ्ट जो है वो आपको रिलेटिव से मिला है या नॉट अ रिलेटिव से मिला है? तो इसका जवाब जो है वो कैसे दे के आएंगे? इसका जवाब ऐसे दे के आएंगे कि पहले हम लॉ की प्रोविजन खोलेंगे जो LA है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ने लगा हूं, आपको खोलने की जरूरत नहीं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट और रिसीव्ड एज गिफ्ट, इतना सा लिख के आगे लिखेंगे इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देयरफॉर द फ्लैट received as gift from friend will be chargeable under the head income from other source because it is not received from a relative, क्योंकि ये relative से, हाँ अगर relative से मिला होता तो फिर कहां जाता? कहीं बना जाता। और अगर relative के अलावा किसी से मिला है तो फिर कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अनिल इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस, अनिल अपना घर बना रहे हैं, और एंड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, और कंस्ट्रक्शन के खर्चे पूरे करने के लिए ही इंटेंड्स टू टेक अ पर्सनल लोन, उसने एक जाती लोन लेने की कोशिश की है अपने दोस्त से, जो कि बिजनेस है जिसका मनी लेंडिंग का, जो लोगों को पैसे उधार देता है। अब अगर दोस्त का बिजनेस है मनी लेंडिंग का और वो लोगों को पैसे उधार पे देता है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? उसका बिजनेस अगर मनी लेंडिंग का है और लोगों को पैसे उधार पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो हाइब्रिड में दरवाजा खोल दें जी। आप अब उनसे पूछें लेट आने की वजह, आप तो लॉ का पोर्टल मिल गया होगा ना, चले आए फिर मुझे बाद में बताएं। नहीं मिला पॉज करो। तो he intends to take a personal loan of 5 लाख from Mr. कामरान, कामरान से वो 5 लाख का लोन लेना चाह रहे हैं जो मनी लेंडिंग में है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि अगर आप बैंक से लोन लें तो वो कैश में लिया जा सकता है। अगर आप बैंक से लोन लें तो वो कैश में लिया जा सकता है।
लेकिन ये बैंक तो नहीं है, इसका तो बिजनेस है मनी लेंडिंग का, इट डजंट मीन कि ये बैंक है, तो इससे लोन जो है वो कैश में नहीं ले सकते, आपने वो जो रूल है उनको फॉलो करना है। तो ही हैज बीन एडवाइज्ड बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसको उसके दोस्त ने बताया है कि मैंने कभी सुना था, मॉडल टाउन में कॉलेज में बैठा हुआ था मैंने कभी सुना था कि लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है। मुझे ये कहीं याद पड़े, जिंदगी में मैंने कहीं सुना था कि लोन कभी कभी इनकम में चला जाता है। तो आपने उसको बताना है वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब लोन इनकम में जाता है, कब कब लोन इनकम में जाता है। तो ऑब्वियसली अब आप जो है वो ये लिख के आएंगे, देखें पेपर में लिख के कैसे आएंगे। एनी अमाउंट, भाई वो बैग के अंदर स्टिक पड़ी हुई है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन, हाईलाइट किया हुआ, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम another person, otherwise than by cross check or otherwise than by banking channel, shall be treated as income from in the year in which it was। ये लाइन लिखने के बाद if the loan is not received in, यानी कि ऊपर वाली कंडीशंस को वायलेट करते हुए, if the loan is not received as per the above mentioned conditions, then it will be chargeable under the head income from। अगर ऊपर वाली प्रोविजंस को तुमने वायलेट करते हुए लोन लिया है तो फिर ये लोन बोलें कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम। अच्छा ठीक है, अभी आप क्लास के बाद जाएं और उनसे भी पोर्टल चलवाएं, वो कह रहे हमने अपनी तरफ से दे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, हाथ खड़ा कर दें, ओके। क्लास के बाद जाएं उनके पास और उनसे कहें कि मुझे मेरे से चल क्यों नहीं रहा, मुझे बताएं। ओके, नेक्स्ट। रेंट जो प्लांट एंड मशीनरी का बिल्डिंग के साथ आया है, ये कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। रेंट में कुछ पैसे पड़े हैं, रेंट में कुछ पैसे पड़े हैं जो कि अदर सर्विसेज देने के हैं, ये किस साइड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, वापस आ जाएं कल वाले में, पेज 234। अच्छा भाई, पहली बात हमने ये पढ़ी थी कि दुकान पे जो सामान बिकने के लिए पड़ा है वो कैपिटल एसेट। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी दुकान पे जो कंज्यूम होने वाली चीजें हैं या जो रॉ मटेरियल पड़ा है वो भी कैपिटल एसेट। फिर हमने पढ़ा था दुकान के वो एसेट्स जो डिप्रिशिएट होते हैं इस्तेमाल करने से, जैसे दुकान पे पड़ा हुआ पंखा और बाकी चीजें, कुर्सियां डिप्रिशिएट होते हैं इस्तेमाल करने से, या दुकान के वो एसेट्स जो अमोर्टाइज होते हैं। इन सबको आपने कैपिटल एसेट नहीं कहना। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि घर में पड़े हुए हर वो एसेट जो कि मूव कर सकते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। घर में पड़े हुए हर वो एसेट जो मूव कर सकते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। और सिवाय इनके, सिवाय, सेकंड रो में आ जाए, सिवाय इनके ये घर में पड़े हुए हैं और मूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कहेंगे, कैपिटल एसेट। ये टाइम पे आया करें। अच्छा भाई, वो कॉपीज करा के नहीं लाया अभी। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि गेन कैपिटल गेन में जाएगा, और एक फॉर्मूला हमने समझने की कोशिश की थी कि गेन निकलेगा कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, यानी 10 रुपए का आपने बेचा, 8 रुपए का खरीदा, तो 2 रुपए क्या आ गया, गेन आ गया।
0.4। अच्छा, अली ने परचेज किए हैं शेयर्स जिनकी कॉस्ट कितनी है 40 रुपए। उसने खरीदते हुए कमीशन पे किया है कितने रुपए 5 रुपए। चंद दिनों बाद उसने ये बेच दिए 120 रुपए के। खरीदे कितने के 40 के। खरीदते हुए कमीशन कितना पे किया 5। बेचे कितने के 120 के। कमीशन पेड ऑन सेल्स अमाउंटेड टू 2। बेचते हुए भी कमीशन पे किया कितना 2। खरीदे 40 के, खरीदते हुए कमीशन पे किया 5, बेचे 120 के। हाइब्रिड सेकंड लास्ट रो प्लीज बातें मत करें। बेचे 120 के, बेचते हुए कमीशन पे किया 2 का। गवर्नमेंट को फाइन पे किया बेचते हुए क्योंकि कोई वायलेशन हो गई होगी एट द टाइम ऑफ सेल, तो गवर्नमेंट को फाइन किया बेचते हुए फाइन पे किया। इसके अलावा अली ने रिपेयर का खर्चा किया है 14 रुपए का ताकि वो बिजनेस इनकम कमा सके। भाई ये चलते चलते हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में बातें करते करते सोचें ये एकदम क्या हुआ कि बिजनेस इनकम के खर्चे आने लग गए सवाल में। हालांकि हम शेयर्स बेच रहे थे। शेयर्स बेचना तो क्या है कैपिटल एसेट। तो चलते चलते किसके खर्चे आने लग गए सवाल में बिजनेस के खर्चे आने लग गए। तो आपका क्या ख्याल है कि कैपिटल गेन के चैप्टर में बिजनेस का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी या नहीं होगी? नो। व्हाट इज कंसिडरेशन ए 120। बेचा कितने का? व्हाट इज कॉस्ट? खरीदा कितने का था 40 का। खरीदते हुए कमीशन या आपकी जेब से गया होगा। बेचते हुए कमीशन ये भी आपकी जेब से गया होगा। फाइन भी आपकी जेब से गया होगा। बिजनेस का खर्चा भी आपकी जेब से गया होगा। अब कैपिटल गेन निकालते हुए ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये किसका खर्चा है बिजनेस का। और एक चैप्टर था बिजनेस का। अच्छा ये 14 तो इस वजह से हमने माइनस नहीं किया, सॉरी अदर सोर्स का खर्चा है। मादरत। ये 14 मैं भी बोल रहा था, आप लोगों ने भी नहीं बोला। आप अजीब वैसे कितने लोगों ने पढ़ लिया था आगे लेकिन बोल नहीं रहे थे। बोल दिया करें तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये 14 रुपए किसका खर्चा है बोलें? अदर सोर्स का। तो क्या अदर सोर्स का खर्चा माइनस हो सकता है कैपिटल गेन में? तो इस वजह से ये 14 तो माइनस हो नहीं सकता। 7 रुपए खर्चा तो भाई ये जाएं जरा आप दूसरे वाले एसी को सेट करें, पंखे झलने की नौबत आ गई है हाइब्रिड में। 7 रुपए का खर्चा है तो कैपिटल गेन का। बॉल पेन मुंह से निकालो जरा, अच्छा समझ आएगा। 7 रुपए का खर्चा, सेकंड लास्ट रो में देखें इशू आ रहा है, करें इसी को सेट। 7 रुपए का खर्चा है तो बोले कैपिटल गेन का। छोड़ देना, देखिए मत इसी को, हो जाएगा वो। भाई इधर देखें, मैं इधर 7 रुपए का खर्चा है तो किसका? कैपिटल गेन का। लेकिन फिर भी माइनस करने की इजाजत। द रीजन इज कि एक चैप्टर है बिजनेस का जिसमें बुरे खर्चों की लिस्ट लिखी हुई है। किसी दिन हम बिजनेस के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि बुरे नेचर का खर्चा फाइन भी है। एक दफा पढ़ाया भी था। तो फाइन ये नहीं है कि बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते। आप किसी भी हेड की इनकम कमा लें उसके लिए फाइन पे करें, तो जो गवर्नमेंट को फाइन पे करें वो बुरा खर्चा है हर हेड के एतबार से। तो 7 कैपिटल गेन का खर्चा है, फिर भी हम इसलिए माइनस नहीं करेंगे
कि इसकी नेचर बुरी है, तो 14 को अदर सोर्स का खर्चा होने की वजह से मैं क्रॉस कर रहा हूं, और 7 को कैपिटल गेन का खर्चा होने के बावजूद भी मैं क्रॉस कर रहा हूं, बीइंग इट्स नेचर बुरी, इसकी नेचर बुरी है। तो पीछे जाके कॉस्ट आई 47। सो व्हाट इज द गेन नाउ? 73. नाउ नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ें जी। अब भाई एक सवाल अराइज होगा कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें जानी हैं और क्या क्या चीजें नहीं जानी। कॉस्ट में क्या क्या चीजें जानी हैं और क्या क्या चीजें नहीं जानी। कॉस्ट, ये कंसीडरेशन है ना, और ये क्या है? कॉस्ट, बोले कॉस्ट। कॉस्ट shall not include, shall not include या shall include? फील करें, cost shall not include this in this। कॉस्ट में क्या शामिल नहीं होना हाइब्रिड में बातें करते हुए? एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी मैंने कह दिया प्लीज अलग बैठे, बैठ के तो किसी ने देखें। एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेड अंडर एन, वो खर्चा जो किसी और हेड में माइनस हो गया वो यहां माइनस। इसकी मिसाल क्या है? नीचे वाली मिसाल में 14 रुपए। कॉस्ट में वो खर्चा शामिल नहीं होगा जो किसी और हेड का खर्चा है। ये तो बात ऑब्वियस है। मुझे तो ये बीबीबी लागे, पता नहीं तुम्हें क्या लागे। तुम्हें भी लागे बीबीबी, बड़ी बात बताई। ओके, कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट में वो खर्चा भी शामिल नहीं होगा जो कि बिजनेस के चैप्टर में मना है, क्योंकि इसकी नेचर में प्रॉब्लम है। लिख लेंगे या मैं आके लिख दूं? ठीक है, मैं आके लिख देता हूं। जी, सेकंड थर्ड रो में बातें होगी, जरा फ्रेश हो जाता है बंदा। ठीक है, हल्की फुल्की कर लिया करें जब मैं जिस वक्त ना कर रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा रूम देते हैं ना तो आप फिर उसे यूज को मिस यूज करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खींचा जाता है। बाकी देखें, रिलैक्स होकर बैठे, ऐसे बैठे वैसे बैठे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। बस क्लास में पहली पोजीशन लें। रशीद, मैं जा रहा हूं पहली पोजीशन। कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट में खर्चा शामिल नहीं होगा, बोले विच इज डिडक्टेड। भाईजान क्या मसला है आपको, क्यों बोल रहे हैं? अजीब बंदे हैं।
आज सीरियस हो गया हूं, नहीं क्यों सीरियस होना है, हद होगी, ऐसे सीरियस हो गए, अपने दिमाग पे टेंशन लें। कितने लोग समझे थे सीरियस हो गए हैं? सीरियस हो गए क्या कर लेना है, ऐसे ही अपने आप को बंदा टेंशन दिए रखे, रिलैक्स रहा करें जिंदगी में। अब कोई कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उसको हल्का सा बंदे ने जरा टच कराया वो। अच्छा आगे चलें, बहुत सादा है आप लोग, चलें छोड़ें, सीए करेंगे। कॉस्ट में वो खर्चा शामिल नहीं होगा, कॉस्ट में वो खर्चा शामिल विच इज डिडक्टेड अंडर, जो खर्चा किसी और हेड में माइनस हो गया, जैसे कि रिपेयर, कॉस्ट में वो खर्चा माइनस नहीं होगा, विच इज नॉट, प्लीज हाइब्रिड में प्लीज ना कह दिया, बातें नहीं करनी है क्या, आप कैसे समझाएं, विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर, जो किसी और हेड में माइनस हो गया वो भी नहीं माइनस होगा, जो नॉट अलाउड बिजनेस में है। ये क्या चक्कर है, बिजनेस में नॉट अलाउड है, इधर भी नॉट अलाउड है, क्योंकि उनकी नेचर में मसला है। अच्छा जी, अब मोहतरम एक कॉन्सेप्ट है, भाई नोट्स पता करो यार, किधर गए हैं, इचरे हो, फोटोकॉपी होने के लिए गए हैं। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने आज डिस्कस करना है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में, उसके लिए आपको भी चैप्टर 5 के नोट्स जो है वो बांटे जाएंगे। तो अभी ये सफ़ा आपके पास नहीं है, ये जरा पढ़ें। प्राइवेट कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज, एंड द पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी दैट इज, that was a simple story guys. Man is a man who is not a woman, and woman is a woman who is not a man. So that was a simple story. अच्छा, अब मोहतरम एक लफ्ज है पब्लिक कंपनी। नाउ दिस वर्ड पब्लिक कंपनी, ये शायद कंपनी लॉ में डिफरेंट मीनिंग रखता है, लेकिन हमारी टैक्स लॉ में ये पब्लिक कंपनी का लफ्ज एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। अब सवाल ये राइज होगा कि व्हाट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में क्या फॉल करेगा। सो टू बी वेरी अटेंटिव, एक कंपनी है जिसके, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी एक्स है जिससे फेडरल गवर्नमेंट ने 80% शेयर्स खरीदे हुए हैं। आमतौर पर ऐसी कंपनीज बहुत रेयर होती हैं। होंडा एटलस कार कंपनी आपने नाम सुना हुआ है, पीटीसीएल कंपनी है, तो होंडा एटलस कार के नहीं फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे। फेडरल गवर्नमेंट ने गाड़ियां बनानी है, फेडरल गवर्नमेंट को क्या इससे, ऐसी कंपनीज पाकिस्तान में बहुत रेयर है। अगर कोई है तो उसमें फिर ये भी फॉल कर जाएगी कंपनी एक्स, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें 50 या उससे ज्यादा शेयर, तो 80 तो मैंने मिसाल के तौर पर लिखा ना, एग्जांपल गिवन जिसे आप कहते हैं। तो जिस कंपनी के शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान खरीद ले 50 या उससे ज्यादा, इसको क्या कहते हैं। अच्छा, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं खरीदे हुए तो हो सकता है कौन सी गवर्नमेंट ने खरीदे हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। कंपनी वाई के शेयर्स मिसाल के तौर पे 70%, 51%, 50% से भी बन जाता है, 50% से भी बन जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ले आए तीनों क्लासेस में इकट्ठा बंदा भेजें, कोई ना कोई, तीनों क्लासेस में इकट्ठे डिस्ट्रीब्यूट हों, 2 बंदे और मंगवाएं। अच्छा, तीसरा जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, पंजाब की, सिंध की, बलोचिस्तान की, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, यूपी की। माइंड ना कर दिया, नहीं है ना। अच्छा, फॉरेन कंक्लूजन्स ना ड्रॉ किया करें लोगों के बारे में, बाकी अपने काम से काम रखना चाहिए बंदे को। अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के 70% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए हैं, 50% या उससे ज्यादा, मादरत 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं किसी कंपनी के, कंपनी टी के, तो ये तीनों कंपनीज क्या बन जाएंगी, बोलें पब्लिक कंपनी। तो ये कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि नोट करें आप, बस सादा सी बात थी आपको बतानी थी। या फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर खरीद ले 50 से उससे ज्यादा, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर खरीद ले 50 से उससे ज्यादा, या
फॉरेन गवर्नमेंट। तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? भाई नोट्स ना बांटना शुरू करें अभी, फीमेल हाइब्रिड में कोई नहीं पहुंचा अभी तक, या नोट्स रखवा दिए हैं? हाँ अच्छा रखवा दिए एंड पे पढ़े में, ओके ठीक है शुक्रिया थैंक यू। अभी उसको बांटे मत, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय, और अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय। तो ये तीनों मिसालें मैंने आपको दे दी, ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं, सादा सी बात थी, कोई ऐसी मिसाल। चलें जी नोट्स बांटे। जी जी क्या चीज बंद करवा दें, इसके पार ऊपर कर देते हैं। ये मैंने हल बताया है आपको, चादर मिल जाती है, कितने की होगी? 2-3 हजार, 1000-2000 की होगी। ले इसका भी सारा कॉलेज बंद करवा देते हैं यार, पीछे से ना वो बंद कराओ जो मेन ब्रेक। नहीं आपका राइट है बोलने का, मेरा भी राइट है जवाब देने का, लेकिन जवाब मुनासिब होना चाहिए। तो मैं अपना जवाब वापस लेता हूं भाई। इन दोनों इस चीज को जिस तरह कहा जा रहा है ना उसी तरह कर दें एज इट इज। देखो ना अब ये भाई कोट पहन के आए हुए हैं, तो इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स ली हुई है, इनको पता है कि सामने जो है वो एसी तुन के रखा हुआ है इन्होंने। ओके किसी को नोट्स ना मिले हों, किसी को उसके भाई के लिए भी मिल गए हों तो हाथ खड़ा कर दे। नोट्स ना मिले हों तो आप भाई इधर हाइब्रिड में नहीं मिले, ये क्या चक्कर है, आप बांटे जा रहे हैं बॉयज हाइब्रिड में। चलो अच्छा खड़े हो जाए भाई जिसको नोट्स नहीं मिले, ताकि जरा जल्दी। भाई कोई नहीं खड़ा हुआ, चलो रिकॉर्डिंग शुरू करो। मैंने तो कहा था खड़े हो जाए नोट्स नहीं मिले तो, एक्स्ट्रा ही रखें अभी, क्लास के एंड पे कंपनी को जमा करा। अच्छा तो मैं कह रहा था ये कोई डायग्राम नोट करने की जरूरत नहीं, सादा सी बात है। पाकिस्तान की हुकूमत किसी के 50 या उससे ऊपर शेयर खरीद ले, ये एक मैंने आपको सफा बांटा है चैप्टर 5 का, जो ऑनलाइन वालों हजरात अगर ये अपलोड ना हुआ तो इसको जो है वो देख लीजिएगा आप हजरात, ये टीए को मैसेज करके अपलोड करवा दीजिएगा सफा। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी के 50 से उससे ऊपर शेयर खरीदे तो वो कंपनी क्या बन जाती है? पब्लिक कंपनी बन जाती है। ओके गॉट इट गाइस, गॉट इट। ओके नेक्स्ट जी आगे चलें। अ कंपनी, ये जरा अगला बुलेट समझने वाला है। ठीक है चाइना गवर्नमेंट है, चाइना गवर्नमेंट चीन चून चीन पुंग पिंग पुंग, चाइना गवर्नमेंट है भाई, उनको तो क्लासें हो रही हैं, बहुत बच्चे सीए कर रहे हैं, फ्यूचर तो स्टेक पे लगाया हुआ है। चाइना गवर्नमेंट है, उसने कंपनी एक्स के शेयर्स खरीदे हुए हैं। कंपनी एक्स इज अ फॉरेन कंपनी, ये बाहर की कंपनी है। कंपनी एक्स ने कंपनी क्यू नहीं, कंपनी क्यू के 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं। इसने इसके कितने खरीदे हुए हैं? इसने कितने खरीदे हुए आगे? 70%। तो अब मुझे ये बता दें कि
कंपनी क्यू पब्लिक है या नहीं? कंपनी एक्स तो पब्लिक है क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट ने इसके खरीदे में शेयर्स। कंपनी क्यू पब्लिक है या नहीं? भाई को मौका दें, हो सकता है सही बता दें। इसके लिए कंपनी क्यू के पब्लिक होने के लिए आपकी जो है वो चंद शराइत पूरी होना जरूरी है। ये हो फॉरेन गवर्नमेंट, ये हो 100%, ये हो फॉरेन कंपनी, और ये हो 50 से अब 50 या उससे अब। अगर इनमें से एक शर्त भी पूरी नहीं होगी तो कंपनी क्यू विल नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। हैंस प्रूव कंपनी क्यू इज पब्लिक कंपनी इफ इट फुलफिल्स 4 कंडीशंस। हाइब्रिड में बातें करते हुए, नंबर 1, इट इज फॉरेन गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी 99%, इट शुड बी 100%, and it should be 50% या उससे ज्यादा। ये नोट कर लें, डायग्राम बनी हुई है, इसके साथ नोट कर लें। वो जो नीचे डब्बा बना हुआ ना, डब्बे के साथ नोट कर लें। पॉज कर दो। ये क्या हो, इधर क्या हो, ये क्या हो, इधर क्या हो, तो ये क्या बन जाएगी? कंपनी। हेंस प्रूव्ड E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सॉरी, हेंस प्रूव्ड इट इज ए पब्लिक कंपनी। A company in which at least आधे shares are held by a company in which at least आधे shares are held by foreign company. A company in which at least आधे shares are held by, आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ आगे पढ़ेंगे, ओन्ड बाय, लोगों का ये कहना है कि ओन्ड से मुराद यहां 100% ओनरशिप है। यहां लिखा नहीं हुआ 100+, लेकिन ओन्ड से मुराद 100% ओनरशिप है। जरा अंग्रेजी पढ़ाएं दोबारा, जरा होले होले करके। आ कंपनी, इधर देखें, आ कंपनी, आगे क्या लिखा हुआ है? इन विच, आगे एटलीस्ट 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय, विच इज ओन्ड बाय, तो फिर ये थल्ले वाली कंपनी क्या बनेगी? अ कंपनी इन विच एटलीस्ट आधे ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। ओन कौन कर रहा है? फॉरेन गवर्नमेंट। किसको? फॉरेन कंपनी को, कंपनी एक्स को। फिर कंपनी एक्स किसको आगे शेयर खरीद रही है? कंपनी क्यू, चाइना गवर्नमेंट। और मेरी मर्जी, आप लोग जब इधर पढ़ाएं आप चाइना कह दीजिएगा। चाइना गवर्नमेंट ओन्स 100% शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी एक्स। बातें करते हुए, कंपनी एक्स ओन्स 70% ऑफ इन कंपनी क्यू। वेदर कंपनी क्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक कंपनी? यस, बोले यस, यस, बिकॉज क्यू कंपनी इज अ कंपनी in which 70% of shares are held by a, which is owned by a foreign. For further details, you can contact me on this number 0300 4। आगे खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर बी। अब सवाल ये राइज होगा कि कई कंपनीज, अब ये जो 4 मिसालें हैं ना, 1 2 3 4, ये जो 4 मिसालें हैं, इस कैटेगरी में अगर पाकिस्तान में मैं कहूं इस वक्त 20,000 कंपनीज हैं
तो इस कैटेगरी में 20,000 में से शायद 100 कंपनीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जिनके सूबे सूबा उसका शेयर खरीद ले, या बाहर की गवर्नमेंट पाकिस्तान की कंपनी के शेयर खरीदेगी। तो मिसाल दे रहा हूं, जब आप वजीर आजम बनेंगे तब तो और बात है, कल को आप में से दाएं में बैठे हुए वजीर आजम बन जाए, पता ही नहीं चलना आपको। तो अच्छा, अब ये सवाल अराइज होगा कि इस मिसाल के तहत, 4 मिसालों के तहत हमने बहुत थोड़ी कंपनीज को पब्लिक बनाया। अब लॉ मेकर ने खुल खुला के बात की, जो मेन बात है वो अब आने लगी है। कहते हैं हर वो कंपनी जिसमें 2 शराइत पाई जाएं वो कंपनी भी पब्लिक है। हमने कहा कौन सी? कहते हैं जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हों। उसके लिए गवर्नमेंट का उसे ओन करना जरूरी नहीं है, आम लोग ही उस कंपनी को ओन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके शेयर। अब अगर पाकिस्तान में 20,000 कंपनी है तो मेरे ख्याल से 10,000 तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी, मिसाल दे रहा हूं। तो अब तो बहुत ज्यादा कंपनीज फिर इसकी डेफिनेशन में आ गई। तो इसका मतलब है ऐसी कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और वो खरीदे बेचे भी जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है खरीदे बेचे नहीं जाते। तो ऐसी कंपनीज, अक्सर लोगों का आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो वो जो कंपनीज हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पीटीसीएल है और बहुत सी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स बाजार में खरीदे बेचे जाते हैं, तो इनको भी क्या कहा जाएगा बोलें? पब्लिक कंपनी। अब ज्यादा जो मेन कैटेगरी हमारी बनी वो पॉइंट बी वाली बनी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, उसने तो आपकी पेपर में टेस्टिंग करनी है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बता रहा हूं, ज्यादा कंपनीज किस पॉइंट के तहत बनती हैं पब्लिक? पॉइंट बी के तहत। अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन जिसके शेयर्स रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हों एट एनी टाइम इन द, किसी भी वक्त साल में, एंड रिमेन्स लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ, और वो कंपनी लिस्टेड ही रहे स्टॉक एक्सचेंज में एट एंड ऑफ ईयर, यानी साल के आखिरी दिन भी वो लिस्टेड होना जरूरी है। लिस्टेड भी हो और उसके शेयर भी खरीदे और बेचे जाते हैं। बस ये एक लफ्ज है कि यूनिट ट्रस्ट, मोबाइल इस्तेमाल कर लें कोई मसला नहीं। यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक। यूनिट ट्रस्ट इदारे होते हैं जो शेयर्स की तरह यूनिट्स इशू करते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। बस एक लफ्ज़ याद कर लें, यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर अवेलेबल टू पब्लिक। अगेन वही बात होगी कि लोगों को एक्सेस है इस चीज़ की, तो यूनिट ट्रस्ट हुज शेयर्स हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक। डन? अच्छा, अब मोहतरम एक सवाल राइज होगा यहां पे, वो ये, हैविंग सेड ऑल दिस, ये सारे डिस्कशन कर लेने के बाद अब हमारी कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज बनेंगी? जिसके फेडरल गवर्नमेंट शेयर खरीद ले, या फॉरेन गवर्नमेंट शेयर खरीद ले, या वो लंबी सी बात, या जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और वो साल के आखिरी दिन, अगर ये बातें पूरी कर दे तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। So let us come up with some good examples. एक कंपनी है बबलू, उसके 70% शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास है और ये पब्लिक कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड है।
अनलिस्टेड का मतलब है कि इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे। लिस्टेड भी तो ऑब्वियसली है ही नहीं फिर ये, तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अनलिस्टेड, असल में अनलिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में जाके, अब पब्लिक कंपनी तो बन गई है, पब्लिक कंपनी का। अच्छा, एक कंपनी लॉ की बात करता हूं। कंपनी लॉ में शायद ये लफ्ज हैं, कंपनी लॉ में शायद ये लफ्ज हैं। पहले कंपनी लॉ के एंगल से इन तीनों में फर्क समझ लें। कंपनी लॉ के एंगल से प्राइवेट कंपनी वो है जो लोगों से शेयर ले ही नहीं, लोगों से पैसा ले ही नहीं सकती। पब्लिक कंपनी वो है जो लोगों से पैसा ले सकती है लेकिन अभी तक लेना शुरू नहीं किया, या लोगों से पैसा ले सकती है और लेना शुरू कर दिया है। ये कंपनी लॉ की कैटेगरी है। कंपनी लॉ वाले इन दोनों को क्या कहते हैं? पब्लिक। और इसको क्या कहते हैं? वैसे पूछ रहा हूं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी पाकिस्तान में ये है कि प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसा नहीं ले सकती। ये ले सकती है, अभी लेना शुरू, और ये ले सकती है और ले भी लिया है। ये फर्क है तीनों में। अच्छा, अब हमारे लॉ की नजर में डिस्कशन बिल्कुल अलग है। एक कंपनी है बबलू, जिसके 70% शेयर किसने खरीदे में? हुकूमत पाकिस्तान ने, और स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड है, यानी लोगों से पैसा ले सकती है लेकिन अभी लेना शुरू नहीं किया। अब मुझे बताएं, क्या ये पॉइंट बी के तहत पब्लिक कंपनी है? नो। सबर, पॉइंट बी के तहत पब्लिक कंपनी है? नो। पॉइंट ए बी क्योंकि अनलिस्टेड है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, जी जी, जाने दें, पॉज कर दें। अच्छा, क्या पॉइंट बी के तहत ये पब्लिक है? बिकॉज इट इज नॉट लिस्टेड इन। क्या किसके फॉरेन कंपनी का वाला कोई चक्कर चुक्कर इतना लंबा लंबा है? नहीं नहीं, वो तो चक्कर फौरन ही पता चल जाया करेगा, फॉरेन गवर्नमेंट का नाम आ जाया करेगा ना, तो इतना लंबा चक्कर तो है ही नहीं, इसको भी छोड़े। क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने इसके? नहीं नहीं नहीं, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं। क्या सूबे क्यों? क्या फेडरल गवर्नमेंट ने इसके 50 से उससे ऊपर शेयर खरीदे हैं? तो भाईजान, इन सब में से कोई भी बात हो जाए, और का मतलब ये होता है या ये बात हो जाए या ये या ये या ये, तो इन चारों में से कोई भी बात हो जाए तो कंपनी क्या बन जानी है? अब पॉइंट बी के तहत तो ये पब्लिक नहीं बन रही, लेकिन पॉइंट ए के तहत ये पब्लिक कंपनी है। सो दैट्स व्हाई हेंस प्रूव E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की MnO4। अच्छा जी, क्या लिख दें इसको? मैं केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ा रहा हूं शाम को, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किप्स एकेडमी। अच्छा जी, बस क्या साबित हुआ? ये हमारे लॉ की नजर में क्या है? पब्लिक कंपनी। अगला सवाल, बेटा मैं नोट करने का टाइम दूंगा, जब मुस्कुरा के देख दिया करो ना, ऐसे कहूं तो प्लीज एक काम मेरे साथ करें, कुछ भी मैं कहूं मुस्कुरा के देख दिया करें आगे से, बड़ा अजीब सा लगता है कि अगले बंदे ने फील कर लिया है। एक कर भी रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं मुस्कुराएं भी। इस तरह ना सोचा करें, खुदा के लिए जिंदगी बदलें अपनी। टेंस से टेंस एनवायरनमेंट को आप जो है वो कूल कर सकते हैं अगर आप ठंडे दिमाग के बंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कंपनी है टिंकू, तो इसके नो शेयर होल्डिंग बाय गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई शेयर होल्डिंग नहीं की हुई, और इसका मतलब है इसके इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं। क्या हैं? इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, चलें, ये बात को बतानी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, यानी कंपनी लॉ वाले सर ने इसको पब्लिक कंपनी कहा है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक अनलिस्टेड है। इसने अभी तक कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसों की, आम लोगों में मैं ले सकती हूं, मैं ले सकती हूं लोगों से पैसे, लेकिन मैं भी लिए नहीं। मैं ले सकती हूं लेकिन मैंने अभी तक लोगों से पैसे लिए नहीं। अच्छा जी, आंसर
ये नॉट अ पब्लिक कंपनी कोई कैटेगरी नहीं है, या प्राइवेट है या पब्लिक है, ये अपनी कैटेगरी नॉट अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, हाइब्रिड में बातें करते हुए ये देखें, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? इस पॉइंट ने कहा तू पब्लिक लिस्ट ही नहीं कराया हुआ अपने आप को। पॉइंट ए बी में आया, फॉरेन गवर्नमेंट की तुझे होश नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट वाला तो कोई चक्कर ही नहीं इसमें। क्या सूबे की गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? सूबे की गवर्नमेंट तुझे लिफ्ट कराती है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने तेरे में शेयर खरीदे? पाकिस्तान की हुकूमत तुझे लिफ्ट कराती है। तो अब बता दें जी, टिंकू को हर पॉइंट ने चपेट मारी तो पास साबित हुआ कि ये कौन सी कंपनी है? नहीं सर, पब्लिक कंपनी लिखा हुआ यहां पे। भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। नाम तो लोग भी रख देते हैं शरीफ, होते नाम। तो नोट कर लें। दूसरी मिसाल इज रियली इंटरेस्टिंग, लाइक योर साथ वाला। जस्ट वॉच द स्माइल ऑन हिज फेस। थोड़ा सा और आपने रोका, बाहर निकला नहीं है स्माइल। सब बातें कर लिया करें, मेरे साथ वाले के बारे में कुछ ना कहा करें। हाइब्रिड में जा रहे हो, क्लास को बस समझा करें। बस से उतर गया बंदा तो कहीं का भी नहीं रहेगा। बिल्कुल लाहौर पिंडी के दरमियान अगर आप उतर गए बस से तो बस कुछ भी नहीं है, जंगल ही है। इसको बस समझा करें, सारी जरूरतें बस से पहले पूरी करके बैठा करें। इमरजेंसी में बस रुकवानी पड़े वो और बात है, वो बता दें। इमरजेंसी को 6 साल 10 साल में एक दफा आती है जिंदगी में। ओके, जल्दी करें, सेकंड रो में इशू रिजॉल्व। एसी के विंग्स ऊपर करने हैं, रजिस्टर से कर दें, जल्दी कर लें। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब आप आज के बाद पब्लिक कंपनी का खाली लफ्ज सुन के ये नहीं डिसाइड कर लेंगे कि ये पब्लिक है। उससे कितने सवाल पूछेंगे? 4 सवाल पूछेंगे। 4 समझ लें, 3 जो भी हैं वो 3 सवाल जो लिखे हुए हैं वो पूछेंगे। अच्छा, इसमें ये बात बस याद रखना है यार कि चारों में से किसी एक पॉइंट में भी गिर गई तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? प्राइवेट। लो, पूरी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पूछ रहे मरा कौन है। चारों में से किसी एक पॉइंट में गिर गई तो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। मून लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। पब्लिक तो आखिरी पॉइंट में तो नहीं गिरी, समझ आ गई? हम इधर कंपनियां गिराने नहीं बैठे, गिरी से मुराद फॉल करना है मेरा। आखिरी पॉइंट में तो नहीं गिरी। उसके 43% शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पहले पॉइंट में भी नहीं गिरी। गिर गई। ट्राई टू बी सीरियस प्लीज। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय और फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट तो इरेलेवेंट है लिखने की जरूरत। सो वी काट देम। सो मून लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी बिकॉज यूएई गवर्नमेंट owns 50% of the shares of मून लिमिटेड। गिर गई ना? किस पॉइंट में गिर गई? ओके, आगे चलें। क्या दे दें?
आगे चलें। स्टार लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। भाई कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट होने से तुम पब्लिक नहीं बन जाती। मैंने तो तुमसे 4 सवाल पूछने हैं। नहीं मैं पब्लिक हूं, क्या मतलब? तुम पब्लिक हो, तुम हो पब्लिक की नजर में पब्लिक होगी, हमारी नजर में पब्लिक नहीं हो। हम तो उसको पब्लिक कहेंगे जो 4 पॉइंट्स में किसी में गिरे। देखते हैं तुम गिरती हो या नहीं गिरती। इट इज एन आए, नहीं गिरी, अभी तक नहीं गिरी। गिर गई, बचते बचते गिर गई। देखा, खूब बच रही थी लेकिन बचते बचते गिर गई। तो अब क्या बन गई? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने इसके 50 से उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं। ओके, अब गिराना आ गया आपको? ओके, पॉइंट 2, एमएल लिमिटेड इज अ पब्लिक चपेड़, नाम में कुछ नहीं रखा, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है। हाँ, मुझे बता तू है कौन, तेरी बिरादरी कौन सी है? द शेयर्स ऑफ एमएल वर ट्रेडेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान फ्रॉम, आए नहीं गिरी। स्टॉक एक्सचेंज से क्या कर दिया गया? डीलिस्ट कर दिया गया। और इसमें लिखा हुआ था कि साल के आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट। पॉइंट बी में तो नहीं गिरी, इस पॉइंट में गिरी। बाकी दोनों का डेटा नहीं है तो एज्यूम नहीं करना कि गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट इतनी वेली नहीं है कंपनियों के शेयर ओन करती रहे। गवर्नमेंट को और बड़े काम है, वो नहीं हो रहे तो ये कहां से होने हैं? तो ये बिला वजह एज्यूम ना कर लीजिएगा पॉइंट 2 में, हाँ सर शायद गवर्नमेंट ने खरीदे हों। क्या मतलब? लिखा ही नहीं हुआ शायद गवर्नमेंट ने खरीदे। नहीं सर फिर भी हो तो सकता है। अजीब, यानी जब दिमाग आपको पता फिरता है तो फिर वो कहीं कहीं निकल जाता है। नहीं 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 सर फिर भी कहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ने खरीदे में तो नहीं। गवर्नमेंट इतनी वेली है लोगों के शेयर खरीदते फिर गवर्नमेंट अपने आपको नहीं संभालना। पॉइंट 1, सितारा केमिकल लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट 2017। इट इज नॉन लिस्टेड कंपनी। आखिरी पॉइंट में नहीं गिरी बिकॉज चिंग चोंग अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जापान वाली कंपनी ने इसके 63% शेयर खरीदे हुए हैं और 84% शेयर उसके जापानीज गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं। भाई यहां पर 84 आ गया। इट इज लेस देन, देयरफॉर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। इफ इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी देन इट इज ए प्राइवेट कंपनी। यहां मसला आ गया। ओके, अच्छा सर अगर ये 84% शेयर्स जो गवर्नमेंट ने खरीदी है इसमें 50% शेयर्स वो दूसरी कंपनी के, बस फॉरेन गवर्नमेंट 100% खरीदेगी फॉरेन कंपनी के तो फिर आगे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। फॉरेन गवर्नमेंट डायरेक्टली उसके खरीदे 100%, फिर वरना तो नहीं। हाँ, शेयर्स का ट्रेड होना भी जरूरी है, खाली लिस्टेड होना जरूरी नहीं। अगर लिस्टेड है साल के आखिरी दिन भी और शेयर्स बेचे ही नहीं गए उसके मार्केट में तो भी वो लिस्टेड नहीं है जी। ओके, कम बैक भाई, वापस आ जाएं जिथे दी। ये मुहावरा हम पूरा करेंगे जब थोड़ा सा हमें फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी। अभी मुहावरा पूरा किया आप कहेंगे कैसी बातें करें क्लास में। तो वापस आ जाएं भाई जिथे दी। अच्छा, आज आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हमने कोई भी सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं पढ़ी थी। आपकी पैदाइश के बाद आज पहली दफा हम सेपरेट ब्लॉक इनकम पढ़ने लगे हैं। फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम्स हमने पढ़ ली थी। डिविडेंड हमेशा ही फाइनल टैक्स रिजीम में जाता है, पाकिस्तान से मिल रहा हो। इंटरेस्ट इनकम अगर 5 मिलियन से
अभी ज्यादा कम वाले चक्कर में पड़े हुए हैं। इंटरेस्ट इनकम अगर 5 मिलियन से, तो वो कहां जाती है? फाइनल टैक्स रिजीम में। और आज तक हमने सेपरेट ब्लॉक इनकम्स नहीं पढ़ी थी। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सिंस द डेथ ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे आजम, वी आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि कौन सी इनकम सेपरेट ब्लॉक है। सो बी रेडी। अगर आप ओपन प्लॉट बेच दें या बना हुआ घर बेच दें, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, या कोई फ्लैट्स, ऐसे फ्लैट्स हैं उसमें कोई फ्लैट आपका है, कोई बिल्डिंग है उसमें एक फ्लैट आपने खरीदा हुआ है, कोई फ्लैट बेच दें, तो फिर आपके लिए ये वाले रेट हैं। इसका मतलब है फिर ये सेपरेट ब्लॉक इनकम तो बाय डिफॉल्ट हो गई, बिकॉज इसके टैक्स रेट्स क्या हैं? वही हैं या सेपरेट रेट्स हैं? ये टेबल याद करेंगे या पेपर में दिया होगा? ये टेबल याद करेंगे या हाथ पे लिख के जाएंगे? हाथ पे, पेपर में दिया होगा, वो फिर बाहर ही कहेगा हाथ से उठो और जाओ। अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ, अच्छा पहले तो डिसाइड करें, कल हमने डिसाइड कर लिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एसेट। कल डिसाइड कर लिया था इमूवेबल, क्योंकि ये मूवेबल है या इमूवेबल है? कोई बंदा प्लॉट को हिला के लेके जा सकता है स्विट्जरलैंड, अपने घर को हिला के मरी लेके जा सकता है, अपने फ्लैट को ऊपर से उठा के जो है वो कराची से लाहौर ला सकता है। तो ये क्या चीजें हैं? इमूवेबल। अगेन राइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी situated in Pakistan, situated in Pakistan by a person in a tax year shall be chargeable as a, oh, so the very first time we are watching you, so let's watch you. Very beautiful separate block. Well done, welcome, welcome, welcome. पहली दफा हमने तुम्हें देखा, फर्स्ट ज़ियारत। दैट्स रियली नाइस। सेपरेट ब्लॉक इनकम, एंजॉय इट प्लीज। सेपरेट ब्लॉक इनकम, दैट्स नाइस। सेपरेट ब्लॉक इनकम, एंजॉय दिस वर्ड, सेपरेट ब्लॉक इनकम, सेपरेट ब्लॉक इनकम। मजा नहीं आ रहा तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर टेस्ट। द सोई डिश इज वेरी टेस्टी। बड़ों को ऐसे बात करते शर्म नहीं आती। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ, थर्ड लास्ट रो में बातें कर लेना, एक दफा जरा फ्रेश हो जाए, जो भी करना है पूरी कल की बातें इकट्ठी की होती हैं, अगले दिन करनी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, क्लास में थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाएगा, सारी बातें लिख के एकदम नोट करके अगले को दे दें। On the basis of holding period as under, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो रेट कितने परसेंट है? 15%। अगर 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बेची तो 12.5। वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 2 years बट डज नॉट एक्सीड, 2 साल के बाद बेची खरीदने के। होल्डिंग का क्या मतलब होता है? होल्ड करना, अपने पास रखना। तो खरीदने और बेचने के दरमियान अगर 3 साल, 2 से 3 साल का अरसा है तो रेट, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ज्यादा अरसा प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो बेचने पे टैक्स, और अगर फौरन प्रॉपर्टीज बेचने जाएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी यार ये तो कोई पता नहीं क्या बला है, फिर इससे ज्यादा टैक्स लो। और अगर आप इतने खुशनसीब हैं कि आपने 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेची है तो गवर्नमेंट कहती है जाओ एग्जेम्प्ट, मैं आप पे टैक्स ही नहीं लगाती। लेकिन फ्लैट्स के केस में देखें बहुत रिलैक्सेशन है। अगर फ्लैट आप 2 से 3 साल के अंदर अंदर बेच दें तो इस पर टैक्स क्या है? ये जीरो डैश का एक ही मतलब है, ये ना कि जीरो लग क्यों, डैश लग क्यों। और सिमिलरली अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आप 4 से 5 साल के अरसे के अंदर बेच दें, यानी कब तक बेचें तो टैक्स लगेगा? 4 साल के अंदर अंदर बेचें तो टैक्स लगेगा, अगर 4 साल के बाद बेचें तो टैक्स नहीं लगेगा। सो दीज आर द रेट्स व्हिच आर अवेलेबल, बट द
स्टोरी इज बिट डिफरेंट नाउ, थोड़ी सी एक्सटेंड होगी ये स्टोरी। वो ये है कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी कब थी, उसके लिए ना हम दो कैटेगरीज बनाने लगे हैं। पुरानी खरीदी, खरीदी है लेकिन पुरानी खरीदी हुई है, और दूसरा नई खरीदी है। नो, व्हाट डज पुरानी मीन्स एंड व्हाट डज नई मीन्स? अगर आपने 1 जुलाई 24, हमारा टैक्स ईयर भी 2025 ही चल रहा है, अगर आपने 1 जुलाई 24 के बाद खरीदी है, अगर आपने 1 जुलाई 24 के, तो समझा जाएगा कि जमाना नया आ गया, तब्दीली आ चुकी है और बहुत दुनिया बदल चुकी है, तो इसको समझा जाएगा नई प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी नई खरीदी है। प्रॉपर्टी का नया होना जरूरी नहीं है, फ्लैट पुराना भी हो सकता है, मतलब यह कि खरीदा नया है, योर परचेज इज न्यू। और अगर आपने पुरानी खरीद के रखी हुई है, इसको मैं ये भी कहता हूं ताजा ताजा खरीदी हुई है और बासी खरीदी हुई है, पुरानी खरीद के रखी हुई है, बस ये फर्क है। इससे भी रेट पे क्या पड़ेगा फर्क। अब हुकूमत ने ये रिलैक्सेशन सारी खत्म कर दी हैं और हुकूमत बहुत ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में पड़ गई है। अब हुकूमत ने कहा कि ये जो पुराने चक्कर होते थे ना, 2.5%, 0% तक पहुंचे हुए, अब भाई सबके लिए एक ही रेट है, फ्लैट रेट। सुन लो, कितने %? चाहे आप 1 साल के अंदर बेचो, चाहे 2 साल के अंदर बेचो, चाहे 6 साल के बाद बेचो, चाहे ओपन प्लॉट बेचो, चाहे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचो, चाहे, सबके लिए रेट एक ही है। कितने %? 15%। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हो, अगर आप क्या हो? एक्टिव टैक्स पेयर कौन होंगे? जो एक्टिवली हर साल टैक्स जमा कराते हैं। कभी टाइम निकला तो एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन देखेंगे चैप्टर 5 में। फिलहाल क्या समझ आ रहा है? एक्टिव से मुराद वही एक्टिव जिसको आप एक्टिव कहते हैं, साथ वाला एक्टिव है या नहीं, वही एक्टिव मुराद है। अगर एक्टिवली आप हर साल टैक्स जमा करवाते हैं तो यू आर एन, बट इफ यू आर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर देन प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम, द टेबल 1 इज वेटिंग फॉर यू। वो टेबल 1 जो पड़ा था उसमें तो 45% तक रेट है। इफ यू आर नॉन एक्टिव टैक्स पेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दें, फिर आप आ जाए हमारे पास, फिर आपके लिए हमने टेबल 1 बनाया हुआ है, वो तो फिर आपके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो ये जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा फाइलर नॉन फाइलर का चक्कर चल रहा है आजकल, वो सारे यही स्टोरी है कि फाइलर्स को बेनिफिट मिल रही है और नॉन फाइलर्स को कोई बेनिफिट। अब अगर आप जो है वो एक्टिवली टैक्स जमा नहीं करा रहे तो भाईजान फिर आप निकल जाएं, फिर आपके लिए टेबल 1 है। टेबल 1 में फिर आपकी चीखें भी निकलेंगी, 45% तक रेट भी हैं। तो एट प्रोग्रेसिव रेट्स की में टेबल 1 वाले प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, आपने देखा वैसे वैसे रेट, बल्कि 0 से 6 लाख के लिए तो 0% है, फिर आगे बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगा। एट प्रोग्रेसिव स्लैब रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन। ये डिवीजन 1 इसने इसलिए लिखा हुआ कि लॉ के अंदर ना डिवीजन्स होते हैं, हमने तो उसका नाम टेबल 1 रखा हुआ है ना, इसने लॉ के अंदर डिवीजन्स होते हैं, डिवीजन्स शेड्यूल्स के अंदर कुछ होते हैं, तो लॉ में इसको डिवीजन नाम रखा हुआ है। हमारी बुक तो इस तरह स्ट्रक्चर हुई भी और आईकैप की भी कि उसमें डिवीजन वगैरह नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल लॉ की किताब नहीं है हमारी, तो डिवीजन उसने अपने लिए नाम रखा हुआ है। डिवीजन 1 से मुराद हमारे लिए क्या होगा? टेबल 1, जो टेबल हैं, टेबल्स हैं, जो टेबल्स हैं। एट प्रोग्रेसिव स्लैब रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 फॉर इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स और एओपीस के लिए ये रूल है, दिस रेट शैल नॉट बी लेस देन 15% से कम रेट कभी भी नहीं होगा। कम से कम कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा? अब इस बात को भी कभी टाइम मिला ना, आईकैप ने भी अपनी किताब में भी इसको न्यूमेरिकली टच नहीं किया, इस बात को कभी न्यूमेरिकली टच करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बस ये बता दें कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं तो आपने कितने % टैक्स देना है, और अगर आप नॉन एक्टिव हैं तो आपने टेबल 1 के मुताबिक टैक्स देना है। डन? अच्छा जी, अब एक साहब हैं, वो कहते हैं मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 1.9 मिलियन और मेरा टैक्स ईयर 2025 है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज सोल्ड। एक तो मैंने फ्लैट बेचा है, डेट ऑफ परचेज
डेट ऑफ सेल, कॉस्ट सोल्ड फॉर, इसको वैसे इंग्लिश में कंसिडरेशन कहते हैं। ये तो मैंने ना 1 अगस्त 24 में खरीदा है और 31 जनवरी 25 में बेच दिया है। मैंने 1 लाख का खरीदा था और 2,50,000 का बेच दिया। ये मेरा फ्लैट है और मेरा एक प्लॉट भी है, वो मैंने 1 जुलाई 1 सितंबर 2022 में खरीदा था और मैंने 31 मार्च 25 को बेच दिए। ये मैंने 8,000 का खरीदा था, बहुत सस्ता प्लॉट है, और बेचा मैंने इसको 12,000 के। डन। नो वी आर सपोज टू सॉल्व इट। अब हमने 3 ट्रांजैक्शंस की हैं। नाउ आई नीड योर बड़ी अन्य अटेंशन। नाउ हमने 3 प्रॉपर्टी, ये प्लीज जरा हाइब्रिड में थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, जिन्होंने ये जमीन के साथ जाने के प्रोग्राम में अटेंटिव हो जाए। अच्छा, अब हमें ये जरा अंडरस्टैंड करना है कि किस वक्त कौन सा टेबल लगेगा और क्या स्टोरी होगी। हाउ विल मूव नाउ, यू मे स्टार्ट द आंसर इन दिस वे कि आप हेडिंग दें बंदे का नाम, मिस्टर एक्स वगैरह। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी जी? 19 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट रेट। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक। फ्लैट 250 minus 100, that is, please try to understand, 150,000. And plot 12 minus, understand, what is this? What is total? 0 0 0, ऊपर से 4 आएगा, ऊपर से 5 आएगा, 0 आएगा, 2 0 5 4 0 0 0, less separate block incomes, less separate block incomes. We are supposed to deduct it again, flat and plot. 1,50,000 and मुझे क्यों निकाला, मुझे डाला ही क्यों था, मुझे क्यों निकाला? बोले तुम्हारे रेट अलग है, चुप, अब आराम है। हाँ हाँ अच्छा, इसलिए मुझे निकाला था। ऐसे मुझे क्यों निकाला लगे? जब आप वही आ जाके होती बोर्ड थले आ जाके वही 19 लाख रुपए आ गया, आ जाके वही 19 लाख रुपए आ गया। ये आपकी क्या आ गई? अब अगला चैलेंज है हमारा, क्या निकालना? वो टैक्स में इधर निकालने की बजाय उधर निकालूंगा, मेरे पास जगह है। लेकिन यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, ऐड करके लेस क्यों कर रहे हैं? हमें डीओजी ने काटा है, बोले हमें क्यों, हमें डीओजी ने काटा है कि हम ऐड करके लेस कर रहे हैं? ये रेट सेपरेट है ना। ये जो हम इससे मोहब्बत दिखा रहे थे, ये जो इससे इतना प्यार किया था हमने, क्यों किया था? ये बात समझाने के लिए किया था ना कि इस पे कौन से रेट लगने हैं, अलग रेट लगने हैं। और बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कि बंदा सवाल के अंदर कौन सा दिया हुआ है, एक्टिव टैक्स पेयर दिया हुआ है या नॉन एक्टिव टैक्स पेयर दिया हुआ है? एक्टिव टैक्स पेयर दिया हुआ है। हाइब्रिड में बातें करते हुए जल्दी से नोट करें क्वेश्चन और सोल्यूशन। अभी क्या निकालने वाला रह गया है? टैक्स रेट। वो आप निकालेंगे, मैं निकालूंगा? आप निकाल, नाफरमान बच्चे। किचन से कौन लेके आएगा नमक? अम्मी आप। अजीब अजीब। क्या जाएं, जल्दी आइएगा, जो भी काम है। चलो करो शुरू। भी समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही? ए माइनस बी की है, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। अब पता नहीं टैक्स, आप वो टेबल लगाना आपको समझ आया या नहीं आया, ये नहीं मुझे समझ आया। आप लगाते हैं या मैं ट्राई करूं? मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। हम बोंगी मारनी होती है हमेशा। अच्छा जी, आप बताएं, यहां तक नोट कर लिया? हाउ स्लो यू पीपल आर।
मैं जा रहा हूँ ओके सर। दिस द हाइट ऑफ घर वाले कितने परेशान होंगे आपसे। अम्मी उस समय कभी मैं यहाँ से उठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ ऊपर वाले कमरे में। जी अम्मी। ये प्लीज भाई ऐसी बात ना करें। अच्छा, टैक्स यार नोट करना रहता है। कितने ने नोट कर लिया हाथ खड़ा कर देंगे। आधे आधे लोगों ने नोट कर लिया तो इससे ना फरमाइश से ओके डन, शुक्रिया जी। ओके हाइब्रिड में भी आप चैप्टर 4 निकालें जी। यह चैप्टर 4 में मुझे कोई ढूंढ के बताए कि अच्छा आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी आ रहा है, घर जाके याद कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ये अब आपका और आईकैप का मामला है, या आपका और घर वालों का। अब मुझे ये बताएं कि 19 लाख किधर फॉल कर रहा है। 19 लाख भाई इसका 75% लेंगे और सैलरी से कंपेयर करेंगे तो सैलरी 0 है, तो सैलरी कम टू टेबल 1। दैट्स नाइस। टेबल 1 लगाएं। 19 लाख बोले ना, 19 लाख किधर है? सीरियल 4 में 1,70,000 जमा 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 1,70,000 आप लोगों ने इधर ही नोट करना है, मेरे पास जगह नहीं है। दिल में जगह हो लेकिन उधर मेरे पास इधर जगह नहीं है। 1,70,000 हाँ हाँ क्या 15% पे नहीं होगा? एक्टिव टैक्स पेयर है 15% पे नहीं होगा। एक्टिव टैक्स पेयर है 15% पे नहीं होगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, टांगे इधर करो। भाई वो जो 15% रेट है, वो 15% रेट किसके लिए लगना है? वो लगना है प्रॉपर्टी के बेचने के लिए। हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या अभी हमारी बिजनेस इनकम है? तो ये जो 15% रेट लगना है या नहीं लगना है, ये फ्लैट या प्लॉट की डिस्कशन है। अभी तो हम टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा रहे हैं, और टैक्सेबल इनकम से मुराद हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अच्छा जी, आप बताएं 16 लाख और 32 लाख के दरमियान कितना आ रहा है? 19 लाख। तो 1,70,000 जमा 30% ऑफ। अच्छा एक बात याद रखें भाई, ये ना नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम होती है। इस टैक्स के साथ बेशक लिख दिया करें नॉर्मल टैक्स रिजीम। कितना निकला है टैक्स? 2,60,000। अब मैं किस पे टैक्स निकालूं? जो कह रहा था मुझे क्यों निकाला, अब मैं उस पर टैक्स निकालने लगा हूं। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। अच्छा, इसमें अब एक काम करते हैं। अब आपने थोड़ा सा ना मुझे हेल्प आउट कराना है। एक चीज जरा समझनी है बड़ी गौर से। अच्छा बात बहुत आसान है, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। इसका ना हम नाम रख देते हैं नई खरीदी का येलो और पुरानी खरीदी का स्काई ब्लू। या येलो वाला टेबल लगना है पेपर में, या इट डिपेंड्स अपॉन डेट ऑफ पर। प्लीज प्लीज बी अटेंटिव, इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। या येलो वाला टेबल लगना है, या येलो वाला टेबल लगना है, या
चीजें आसान होती हैं लेकिन ये नहीं कि समझनी पड़ती हैं। या येलो वाला टेबल लगाने या इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ। नाउ दिस फिगर इज नॉट रेलिवेंट फॉर मी फॉर द टाइम बीइंग ये फिगर मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है कि व्हेन द डेट ऑफ सेल हैपेंड। मुझे डेट ऑफ परचेज चाहिए। एक डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 24 के बाद है, उस पे लगेगा ये वाला टेबल जिसपे अगर एक्टिव टैक्स पेयर हुआ तो 15%, और एक डेट ऑफ परचेज हमारी यकम जुलाई 24 से पहले की है जिसे 1/8/22 कह रहा हूं मैं। इन दोनों डेट्स की बुनियाद पे बता दें कि ऊपर वाले पर कौन सा लगेगा, येलो वाला, और नीचे वाले पे कौन सा लगेगा टेबल, स्काई ब्लू वाला। आई होप शायद थोड़ा सा समझ आया हो आपको। इट डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ। ये मैंने येलो और स्काई ब्लू क्या देख के लगाया है, डेट ऑफ परचेज देख के। अच्छा, अब येलो वाली नई खरीदी वाली हो गई और वो पुरानी खरीदी वाली हो गई। 2.5 लाख और 1 लाख का डिफरेंस निकाला हुआ है, कितने, 1.5 लाख, उधर निकाल के रखा हुआ है। 1.5 लाख पे क्या रेट लगाना है, आपने ये भी नहीं गिनना कि कितना अरसा आपके पास रहा, होल्डिंग पीरियड यहां नहीं देखना, बस डेट ऑफ परचेज अगर यकम जुलाई 24 के बाद है तो ये नया खरीदा वाला है, पुराना खरीदा वाला है। अब बताएं नया खरीदे वाले की बेस के ऊपर जो है वो इसके ऊपर क्या रेट लगेगा, रेट ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 24। आप बताएं पहले मैं किस पे रेट लगाऊं, 1.5 लाख पे या 40,000 पे। इनको निकाला है, निकाल के उधर ले जाएं। 1.5 लाख इंटू 15%, सॉरी यहां क्या लफ्ज लिखूं, फ्लैट, ऊपर टैक्स का लफ्ज जरूर डालना है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। छोटी छोटी एग्जांपल्स जो लोग नहीं करते उन्हें बड़ी बड़ी एग्जांपल्स में बड़े बड़े मसले आते हैं। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, फ्लैट, बोलें जी फ्लैट कितने का गेन देके गया, इनटू इज इक्वल टू 22,500। अगला सर आप खुद ट्राई करें, स्काई ब्लू वाला। यकम 9/22 से 31 मार्च 25 क्या बेचे, प्लॉट का गेन 4,000। अच्छा भाई पहले जरा होल्डिंग पीरियड गिन लें। इस पे स्काई ब्लू वाला टेबल लगना है, येलो वाला, स्काई ब्लू वाला। 1 मिनट, होल्डिंग पीरियड गिन लें। होल्डिंग पीरियड गिनने का सारे तरीका देखें, शॉर्टकट। होल्डिंग पीरियड गिनने का शॉर्टकट तरीका देखें। यकम 9/22 है ना, तो बोलें यकम 9/23, फिर बोलें यकम, भाई सारे हाइब्रिड में प्लीज थर्ड लास्ट रो, क्या चाहते हैं। यकम 9/22 के बाद बोलें यकम 9/23, यकम 9/24, यकम 9/25 नहीं बोल सकते आप। यहां से पता चला 2 से 3 साल के अंदर। ये तरीका समझ लें ऐसे ना कि ये इतनी मुश्किल चीज हमें समझा दी है। भाई ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अगर दी हो और आपसे पूछा जाए कि कितने साल के अंदर अंदर ये मरा है तो आप बता सकते हैं ना, इतनी अकल तो है ना, तो वही चीज है जी। आप बताएं इसका शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया। यकम 9/22 के बाद गिने, यकम 9/23 खैर है आगे जाने दें, यकम 9/24 आगे जाने दें, 2 साल हो गए। यकम 9/25 बोलते मैं यकम 9/25 नहीं बोलना, तो फिर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर। तो व्हाट डज इट मीन, हाइब्रिड में लास्ट रो में बातें करते हुए, व्हाट डज इट मीन वेयर द होल्डिंग पीरियड एक्सीड 2 years डोंट नॉट एक्सीड, बोले 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर कितना रेट है, किसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर। और ये कब खरीदनी थी, यकम जुलाई 24 से पहले खरीदनी थी। कोशिश किया आपको समझ आ जाए, बाकी देखें पता नहीं अब कितने लोगों को 100% समझ आ गया। 100% ओके, इंटू 10%। ये थोड़ा सा जरा मेहनत करके रेट निकालना पड़ता है, बस मेहनत है लेकिन तरीका आसान है। फोर सौ नहीं, जवाब
टू जी, 2 तो बहुत पहले का लिख लिया हुआ हमने। ये जी क्वेश्चन भी आपके सामने है और सॉल्यूशन भी। बच तो नहीं गया? So it was a very nice story regarding sale of immovable property, whether it be flat, whether it be plot, or whether it be a constructed property. Okay, आगे चलें। ये मैं जरा छुपा रहा हूं। Usaid has disposed of an immovable property. कौन सी प्रॉपर्टी हाइब्रिड में बातें करते हुए? ओपन प्लॉट, प्लॉट बेचा है। आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2.5 years, 2.5 साल के बाद उसने बेच दिया। ये खरीदी कब थी? यकम सितंबर 16 को खरीदी थी। पुरानी खरीदी थी, नई खरीदी थी? पुरानी खरीदी हुई है। स्काई ब्लू वाला टेबल लागेगा, येलो वाला टेबल लागेगा? स्काई ब्लू वाला लागेगा, येलो वाला लागेगा? स्काई ब्लू वाला लागेगा। कितने की बेची? 1.5 लाख की। गेन बोले 50,000। टैक्स पुरानी वाली 2.5 साल के अंदर बेची, बोले तो। और क्या था नाम इसका? उसैद। उसैद का क्या करना है? उसैद का चार्ट डालना है हमने। ओपन प्लॉट। क्या था नाम इसका? ओपन प्लॉट। अच्छा, हाँ आप बोलें ओपन प्लॉट 2.5 साल के अंदर बेचा, तो रेट 10%। 50,000 पे 10 लगाएं कैलकुलेटर पे जरा। नाफरमान बच्चे, मैंने कैलकुलेटर पे गाए। तो ये इसका टैक्स आ गया 5,000। ओके, नोट। आज आपने कम से कम 10 बंदों को बताना है कि आज मैंने पहली सेपरेट ब्लॉक इनकम सीखी है। बोलें आज मैंने ये बात 10 बंदों को बताएं और रात को देखें आपके साथ आज क्या होता है। अच्छा जी, नोट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में भाई मुझको बताओ प्लीज, क्लास के बाद देना। मुस्कुरा दो। In this context, immovable property refers specifically to capital assets. ये capital assets के लिए है and does not include offices. यार offices पे असल में income from business का चैप्टर लगेगा ना, ये चैप्टर नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो है ना असल में ओपन प्लॉट, ये आपका कोई ऐसा प्लॉट होता है जो आपने ऐसे प्लॉट वगैरह लोग खरीद नहीं लेते बेचने के लिए, ये वो ओपन प्लॉट है असल में। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी वो घर वगैरह होते हैं जिसमें आप रह रहे हैं, और फ्लैट्स वगैरह भी वो जिसमें आप रह रहे हैं। अगर ये फ्लैट ऑफिसेज वगैरह ऑफिस हैं तो ये तो फिर किस चैप्टर में जाएंगे? तो ये शायद आपने ओपन प्लॉट वैसे ही बेचने के लिए कोई रखा हुआ था, ये ऑफिस के तौर पे यूज नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई ऑफिस के तौर पे यूज हो रहा है या फैक्ट्री के तौर पे यूज हो रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी हुई है रियल एस्टेट वालों ने। रियल एस्टेट वाले कौन से होते हैं? जिनके पास रियल जायदाद होती है? नहीं, रियल एस्टेट वाले वो होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए ना बिल्कुल एक टैक्स का अलग मैकेनिज्म बन गया हुआ है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए भी ये वाला, अच्छा सिर्फ ये बात बताएं किन लोगों के लिए ये वाला टेबल नहीं है। नंबर 1, जो ऑफिसेज बना लें फ्लैट्स के अंदर या उनके अंदर, क्योंकि उन पे कौन सा चैप्टर लगना है? इनकम फ्रॉम।
इसी तरह फैक्ट्रीज जो बनी हुई हैं उनके लिए भी अलग चैप्टर कोई डील करेगा। इसी तरह अगर फैक्ट्री आप किराए पे दी हुई है, वो तो हमने अदर सोर्स में पढ़ा था, ये शायद फैक्ट्री वो हो जो आपकी अपनी हो, तो फैक्ट्रीज पे भी ये चैप्टर नहीं लगेगा। और रियल एस्टेट वालों ने जो लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदी हुई है उन पे भी ये चैप्टर नहीं लगेगा। तो इन पे क्या लगेगा, ये रेलेवेंट चैप्टर्स में जाके देखेंगे इन पे क्या लगेगा। अभी फिलहाल साथ वाले को ले जाएं, आप उधर आ जाएं रूम में।